देखिए यहां कहा गया था कि टोटल सीट संख्या होगी 389, 389। संविधान सभा की सीट संख्या 389 होगी। किस आधार पर होगी? जनसंख्या के आधार पर होगी। जनसंख्या के आधार पर भी कैसे होगी? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट अलॉट करेंगे हम, और उस हिसाब से टोटल सीट संख्या 389 होगी। 3 कम्युनिटी के लोग इसमें शामिल होंगे। कौन कौन से? मुस्लिम, सिख और सामान्य। ठीक है। इनमें से 389 सीटों में से 292 प्रांतों से, 93 रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। और समय चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों की संख्या भी 4 थी, और चारों की एक एक सीट अपन यहां से लेंगे। ठीक है। फिर इसमें कहा गया था कि संविधान सभा निर्वाचित निकाय, यानी संविधान सभा के बारे में यह कहा जाता है कि यह आंशिक रूप से निर्वाचित निकाय है। ध्यान दिए जलाइन पर, निर्वाचित निकाय है। और संविधान सभा आंशिक रूप से मनोनीत निकाय है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो सभी सीटें हैं 389 भी जो टोटल सीटें हैं, वो सभी सीटें चुनाव से नहीं भरी गई है। आंशिक रूप से निर्वाचित मतलब कुछ चुनाव से भरी गई हैं, कुछ अलग प्रक्रिया से भरी गई। हम कहें संविधान सभा आंशिक रूप से मनोनीत निकाय है, इसका मतलब सभी सीटें मनोनयन से भी नहीं भरी गई हैं, कुछ चुनाव से हैं, कुछ मनोनीत से। तब यहां कहा गया था कि ये जो 389 सीट है उनमें से 292 तो ये और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों वाली, टोटल हुई 296। इन सीटों पर तो चुनाव होगा, और चुनाव भी कैसा? अप्रत्यक्ष, एकल संक्रमणी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। और शेष जो सीटें हैं कितनी? 93 ये जो सीटें हैं, इनको वो रियासत का जो हेड होगा, जो राजा हो या सामंत हो, कोई भी हो, वो इन 93 सीटों को अपने मनोनीत करके एक एक सदस्य भेजेगा। तो संविधान सभा, टोटल संविधान सभा निर्वाचित निकाय भी है और मनोनीत निकाय, न तो पूर्णतः निर्वाचित और न ही पूर्णतः मनोनीत। क्लियर जी बात? ठीक है। अब यहां से थोड़ा आगे चले, यहां तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट देखें, कार्यविधि। अब तक टाइम आ जाता है जुलाई अगस्त 1940। ठीक है। और इस समय होते हैं संविधान सभा के चुनाव। ठीक है। टोटल सीट संख्या कितनी थी? 296। 296 सीटों पर जो चुनाव हुए, तब उस चुनाव के परिणाम बहुत खतरनाक निकले। इसके जब रिजल्ट्स आए, तब रिजल्ट्स में कुछ इस तरह से आया कि 208 सीटें गई किसके खाते में? कांग्रेस के खाते में। और 73 सीट्स मुस्लिम लीग के खाते में। कितनी बच रही हैं? शायद 15 बच रही होंगी। 5 3 8 8 16 है ना, 15 सीट ये जो अन्य क्षेत्रीय पार्टी थी उनके खाते में। कहने का मतलब क्या है? जुलाई अगस्त 1946 में जो कैबिनेट मिशन ने सिफारिश की थी कि भाई हम चुनाव करवाएंगे 296 सीटों पर, उन पर चुनाव हुए और चुनावों का रिजल्ट कुछ इस तरह से रहा कि 208 सीटें कांग्रेस ने जीती, 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती और 15 अन्य ने। ये चुनाव परिणाम बहुत खतरनाक था। तो इससे नाराज हो गई कौन? मुस्लिम लीग। दरअसल इस परिणाम में मुस्लिम लीग को आप मात्रात्मक रूप से देख रहे हैं कि कम सीटें मिली है ना, क्वांटिटी के आधार पर कम सीटें मिली है, 73 सीट मिली है। लेकिन अगर आप और इंटरनल देखेंगे क्वालिटी के आधार पर, क्वालिटी के आधार का मतलब ये होगा कि मुस्लिम लीग उन क्षेत्रों से भी चुनाव हार गई जो क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य प्रांत थी, यानी जिन क्षेत्रों में मुसलमानों की संख्या अधिक थी ना, उन क्षेत्रों से भी मुस्लिम लीग चुनाव नहीं जीत पाई। सीट संख्या के रूप से तो कम मिली ही, साथ ही वो अपने जो क्षेत्र थे जहां वो समझ रहे थे कि यहां हम अच्छा बहुमत प्राप्त करेंगे, वहां भी वो सीट नहीं जीत पाए। इससे मुस्लिम लीग को एकदम से ऐसा लगने लगा कि भाई हम धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे।
और कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। तब फिर मुस्लिम लीग ने इस सभी चुनाव उनाव और कैबिनेट मिशन की जो सिफारिशें थी उन सब का बहिष्कार कर दिया। कह दिया भाई ये हम मेरी समझ में नहीं आ रहा, कुछ हमें ये कुछ भी नहीं चाहिए, ना संविधान सभा चाहिए, ना चुनाव चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, केवल एक ही चीज चाहिए और वो पाकिस्तान। ठीक है, यहां तक पहले जाए, एक दो पॉइंट्स में जा कंप्लीट करें, फिर देखें आगे कुछ स्टोरी बदलेगी। लिखें अगला पॉइंट कार्यविधि, कार्यविधि में अगला पॉइंट कार्यविधि, हेडिंग डालेंगे कार्यविधि, फर्स्ट पॉइंट कार्यविधि, फर्स्ट पॉइंट कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर, कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर, सिफारिशों के आधार पर जुलाई अगस्त 1946 में की सिफारिश के आधार पर जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के चुनाव, जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के चुनाव, संविधान सभा के चुनाव 296 सीटों पर, 296 सीटों पर संपन्न हुए। संविधान सभा के चुनाव 296 सीटों पर संपन्न हुए, जिनके जिनके परिणाम, जिनके परिणाम निम्न अनुसार रहे, जिनके परिणाम निम्न अनुसार रहे। क्या निम्न अनुसार रहे? 208 सीटें कांग्रेस की, 73 सीटें मुस्लिम लीग की और 15 सीटें अन्य पार्टी को प्राप्त। लिखे निम्न अनुसार रहे 208 सीट डैश कांग्रेस, 208 सीट कांग्रेस, 73 सीट मुस्लिम लीग और 15 सीट अन्य पार्टी, 15 सीट अन्य पार्टी। अगला पॉइंट, उक्त चुनाव परिणामों से, उक्त चुनाव परिणामों से बौखलाकर, उक्त चुनाव परिणामों से बौखलाकर मुस्लिम लीग ने, उक्त चुनाव परिणामों से बौखलाकर मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। उक्त चुनाव परिणामों से बौखलाकर मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया एवं पृथक पाकिस्तान, एवं पृथक पाकिस्तान की मांग रखी, एवं पृथक पाकिस्तान की मांग रखी। ठीक, इधर देखें ना, अभी उधर मुस्लिम लीग को रिजल्ट मिल गए, वो रिजल्ट से बौखलाए हुए हैं। इधर क्या हो रहा है, इधर तब तक एक मीटिंग हो जाती है, फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946, और संविधान सभा की ये जो फर्स्ट मीटिंग हुई है, इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी, वरिष्ठता के आधार पर। कोई चुनाव उनाव नहीं होता है, वरिष्ठता सीनियरिटी के आधार पर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। ठीक है, उधर चुनाव परिणामों से बौखलाई हुई है मुस्लिम लीग, और उसने इस फर्स्ट मीटिंग का मुस्लिम लीग द्वारा क्या कर दिया गया, बहिष्कार कर दिया गया, कोई भाग नहीं लिया गया, और उन्होंने केवल यही कहा कि हमें तो भाई पाकिस्तान चाहिए, हमारी ये समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी क्या हो रहा है। खैर 9 दिसंबर के बाद एक और डेट आती है 13 दिसंबर 1946, संविधान सभा की सेकेंड मीटिंग, और यहाँ
इस 3 पदाधिकारी चुने जाते हैं, ध्यान देंगे तीनों। कौन कौन से? एक तो ये जो अस्थायी अध्यक्ष थे उनके स्थान पर चुने जाते हैं स्थायी अध्यक्ष, ठीक है। ये वरिष्ठता के आधार पर चुने गए थे अस्थायी, और इनको चुनाव के माध्यम से चुना जाता है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष, ठीक है। एक उपाध्यक्ष भी चुने जाते हैं संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच सी मुखर्जी, और एक संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN राव को चुना जाता है। तो एक डेट 9 दिसंबर 1946 इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट मीटिंग हुई है। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया है, एवं मुस्लिम लीग द्वारा इसका क्या किया गया है? बहिष्कार किया गया है। जिसके 2 दिन बाद यानी कि 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा की अगली मीटिंग, और उसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष के रूप में HC मुखर्जी, और संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN राव को चुना जाता है, ठीक है। इसके 2 दिन बाद यानी 9 दिसंबर के 2 दिन बाद 13 दिसंबर के 2 दिन बाद यानी कि सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक करें, 11 दिसंबर 1946 और 11 दिसंबर के बाद 13 दिसंबर 1946 ये अगली मीटिंग होती है, और इस मीटिंग में उद्देश्य प्रस्ताव, ध्यान देंगे, उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया जाता है संविधान सभा के समक्ष भाई जवाहरलाल नेहरू। और उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब क्या है? मतलब हम जो संविधान बनाने जा रहे हैं, संविधान निर्माण का हम जो कार्य शुरू करने जा रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या होगा, संविधान का उद्देश्य क्या होगा, किन किन चीजों को हमें ध्यान में रख के वो संविधान बनाना है ना। और इसका इसी से फिर निकल के आएगी आगे प्रस्तावना। तो प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव का ही एक परिवर्धित रूप है ना, बढ़ा हुआ रूप है। और प्रस्तावना में जैसे हमने कहा है कि हम भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता दिलाएंगे, समानता दिलाएंगे, बंधुत्व दिलाएंगे, संप्रभुता दिलाएंगे, नागरिक अधिकार दिलाएंगे, तो इन सब का उल्लेख मिलता है जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव में, जिसे पेश किया जाता है 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और ये पास हो जाता है 22 जुलाई 1947 को ये पास हो जाता है, और उसी के साथ संविधान निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है, ठीक है। फिलहाल ये 3 चीजें ने लिखे पहले, तब आगे बढ़ेंगे। हेडिंग डालेंगे 9 दिसंबर 1946, जैसे लाइक 9 दिसंबर 1946 यस, संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक जिसमें वरिष्ठता के आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जिसमें वरिष्ठता के आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष, वरिष्ठता के आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। एक और पॉइंट, मुस्लिम लीग द्वारा इस बैठक का बहिष्कार किया जाता है। मुस्लिम लीग द्वारा इस बैठक का बहिष्कार किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे 11 दिसंबर 1940, 11 दिसंबर 1940 लिखे, संविधान सभा की इस बैठक में निम्न 3
इस बैठक में निम्न तीन पदाधिकारियों की इस बैठक में निम्न तीन पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। निम्न तीन पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। नंबर 1, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नंबर 2, संविधान सभा के उपाध्यक्ष। संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में एच.सी. मुखर्जी, मैं लिख रहा हूं एच.सी. मुखर्जी। नंबर 3, संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार के रूप में संवैधानिक सलाहकार के रूप में बी.एन. राव। संवैधानिक सलाहकार के रूप में बी.एन. राव को नियुक्त किया जाता है। संवैधानिक सलाहकार के रूप में बी.एन. राव को नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट, 13 दिसंबर 1940। 3 डेट हो गई। 9 दिसंबर, 2 दिन बाद 11 दिसंबर, 2 दिन बाद 13 दिसंबर। 13 दिसंबर 1940 डेट लाके लिखेंगे। जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है जिसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को, जिसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया जाता है। यहां से 2 प्रश्न निकलेंगे, ये ध्यान रखिए। प्रस्तुत कब है और पारित कब है ना, दोनों अलग अलग। पारित कर दिया जाता है, इसी के साथ पारित कर दिया जाता है। इसी के साथ संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाता है। इसी के साथ संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अभी पेन बंद करेंगे और यहाँ तक अपन जो पहुंचे वो एक बार जुड़ जाते हैं ना कि किस तरह से यहाँ तक पहुंचे। ठीक है, सबसे पहले मैंने पृष्ठभूमि को पढ़ा। पृष्ठभूमि में क्या पढ़ा? एक संविधान सभा होनी चाहिए और वो है भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करे, और फिर उस संविधान के अनुसार शासन होना चाहिए भारत में। ऐसा विचार सबसे पहले आया M.N. रॉय के द्वारा दिया गया। संविधान सभा होनी चाहिए और उसके द्वारा एक संविधान बनना चाहिए और उस संविधान के अनुसार सरकार चलनी चाहिए। ऐसा विचार वामपंथी दल के नेता M.N. रॉय के द्वारा दिया गया था 1934 में। ठीक है, 1935 में कांग्रेस ने भी इसका समर्थन कर दिया कि हाँ भाई होना चाहिए, ऐसा जो M.N. रॉय ने कहा है ऐसा ही होना चाहिए, और कांग्रेस ने इसे अपने प्रस्ताव में स्वीकार किया।
उसके बाद 1934, 1935 और 1940 में अंग्रेज सरकार द्वारा भी इसे सैद्धांतिक रूप से मंजूरी प्रदान की गई और इनके द्वारा एक रिजोल्यूशन पास किया गया जिसका नाम है अगस्त प्रस्ताव। और अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेज सरकार के द्वारा भी ये कहा गया कि भारत के लिए हम एक संविधान सभा का निर्माण करेंगे और फिर वो संविधान निर्माण का कार्य करेगी। इसको इन्होंने प्रैक्टिकली लागू करवाने की कोशिश की 1942 में, और 1942 में इन्होंने एक क्रिप्स मिशन सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत भेजा और इससे कहा गया कि भारत के लिए आप संविधान सभा का निर्माण करिए। लेकिन ये सफल नहीं हो पाया मुस्लिम लीग के विरोध के कारण। मुस्लिम लीग द्वारा इसको सफल नहीं होने दिया और इस तरह से असफल प्रयास किए गए, लेकिन प्रयास किए गए। तो ये तो हुआ पृष्ठभूमि, ठीक है। उसके 1942 के बाद क्या हुआ कि फिर संविधान सभा द्वारा, देखिए इधर, संविधान सभा का गठन हुआ, है ना। और गठन हुआ कब? 1940। तो 1942 क्रिप्स मिशन फेल हो गया। उसके बाद 1946 में ये एक और मिशन लेकर आए जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। ये 30 सदस्यीय आयोग था जिसके 3 सदस्य थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष थे और ये दोनों सदस्य थे। ये कैबिनेट मिशन भारत आया, फिर इसने यहाँ स्टडी किया और स्टडी करने के बाद कुछ नियम बनाए कि इन नियमों के आधार पर भारत में संविधान सभा का निर्माण किया जाए। उनको हम बोल रहे हैं कैबिनेट मिशन के प्रावधान। और उसमें सबसे पहला नियम इन्होंने दिया कि संविधान सभा बनेगी 389 सदस्यों से। उसमें से 292 सदस्य होंगे प्रांतों से, 93 सदस्य होंगे रियासतों से और 4 सदस्य होंगे चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से, ठीक है। हम ये 389 सीट संख्या 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट के हिसाब से तय करेंगे। 3 समुदाय होंगे उसमें, मुस्लिम, सिख और सामान्य, ठीक है। 296 सीटों पर हम चुनाव करवाएंगे और चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होंगे, एकल संक्रमणीय होंगे और समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होंगे। शेष जो 296 कौन कौन से हो गए? 292 प्रांतों वाले और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों वाले। 93 जो सीटें रियासतों के लिए थी, इनको मनोनयन के द्वारा भरा जाएगा। उस रियासत का जो हेड होगा वो अपनी रियासत में से किसी एक व्यक्ति को नियुक्त करके संविधान सभा के लिए भेज देगा, ठीक है। ये प्रावधान किए गए कैबिनेट मिशन के द्वारा कि हम इस तरह से संविधान बनाएंगे, संविधान सभा बनाएंगे और संविधान सभा फिर क्या बनाएगी? संविधान का निर्माण करेगी, ठीक है। इन सभी प्रस्तावों को मान लिया गया और काम चालू हुआ जुलाई अगस्त 1940। देखें, कार्य प्रारंभ होता है जुलाई अगस्त 1940। पहला कार्य क्या होता है? सबसे पहले चुनाव करवाए जाते। कितने सीटों पर बोलो? 296 सीटों पर, ठीक है। रिजल्ट क्या रहे? 296 सीटों के चुनाव के परिणाम बेहद खतरनाक रहे और इनमें हमने देखा कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी बनकर उभरी और उसे उन जगहों पर भी बहुमत प्राप्त हुआ, उन जगहों पर भी जीत दर्ज हुई जहां मुस्लिम पॉपुलेशन, जनसंख्या ज्यादा थी। 208 सीटें प्राप्त की कांग्रेस ने, मात्र 73 सीटों पर सिमट कर रह गई मुस्लिम लीग और 15 सीट अन्य पार्टियों के खाते में। इस चुनाव परिणाम से मुस्लिम लीग बौखला गई और उसको लगा कि भविष्य में हमारा फ्यूचर, भविष्य में हम नहीं स्टैंड कर पाएंगे कांग्रेस के सामने और धीरे धीरे हम खत्म हो जाएंगे। इसलिए इन्होंने सब पूरा जो सिस्टम था, कैबिनेट मिशन, प्रावधान, संविधान बनेगा, संविधान सभा बनेगी, वो ये कह के रिजेक्ट कर दिया, भाई ये खेल हमारी समझ में नहीं आ रहा है ना, हम तो इस सब का बहिष्कार करते हैं, हमारी समझ में तो बस एक ही चीज आ रही है और वो ये कि पाकिस्तान आप बना दीजिए, फिर हम जो चाहेंगे वो करते रहे, ठीक है। यहां तक ये सब चल रहा है। उधर क्या होता है कि उधर एक घटना और घटित होती है। तब तक ये मुस्लिम लीग बौखलाए हुए हैं, तब तक अपन लोग मीटिंग करते हैं, संविधान सभा की फर्स्ट मीटिंग, है ना। देखिए एक बार संविधान सभा की फर्स्ट मीटिंग, और यहां से 3-4 डेट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। फर्स्ट डेट 9 दिसंबर 1940। क्यों इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट मीटिंग होती, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाते हैं, मुस्लिम लीग इसका बहिष्कार कर देती है क्योंकि वो पहले ही खुन्नस में बैठे हुए हैं। भाई 1946 में की बात है ये, और चुनाव हुए कब? जुलाई अगस्त 1946 में। तो वो परिणामों से बौखलाई हुई मुस्लिम लीग इस बैठक का बहिष्कार कर देती है।
दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 में, और यहाँ 3 पदाधिकारी नियुक्त होते हैं, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक संवैधानिक सलाहकार। ठीक है। तीसरी मीटिंग होती है जस्ट 2 दिन के गैप के बाद 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है संविधान सभा। फिर संविधान सभा उस उद्देश्य प्रस्ताव की स्टडी करती है और स्टडी करने के बाद उसे पास कर देती है 22 जनवरी 1947। उद्देश्य प्रस्ताव के पास होते ही संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाता है। तब तक मुस्लिम लीग का क्या हुआ? अपन लोग इस काम को, भाई मुस्लिम लीग ने पहली का बहिष्कार कर दिया, जब पहली का ही बहिष्कार कर दिया, दूसरे में वो आए नहीं, तीसरे में वो आए नहीं, लेकिन हमने अपना काम जारी रखा। उधर मुस्लिम लीग क्या करती है कि उधर कत्लेआम होने लगती है, और उस कत्लेआम के प्रभाव में आकर माउंटबेटन, जिन्होंने कहा था कि हम 3 जून 1948 तक भारत को आजाद कर देंगे, वो अपनी बात से मुकर के और भारत को आजाद कर देते हैं 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के साथ एक एक्ट पास किया जाता है ब्रिटिश संसद में, जिसका नाम है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और इस अधिनियम के पास होते ही हमारी जो संविधान सभा है ना, उसकी संरचना बदल जाती है। और यहां से 1-2 प्रश्न निकले। ठीक है। अभी कल पेपर में एक क्वेश्चन आया था, राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन कौन थे? तो उसमें 3 सदस्य अपन ने पढ़े थे पहले, एक हृदयनाथ कुंजरू, एक के.एम. पाडिक्कर और उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर फजल अली, है ना। इसके आधार पर एक कथन वाइज क्वेश्चन पूछा गया है आरएस में। खैर यहां से भी प्रश्न पूछे जाएंगे एक्ट 1947 से। ठीक है, यहां तक अपन ने कवर कर लिया। नेक्स्ट डे थोड़ा आराम से, लेकिन स्टैंड बढ़िया तरीका था ना। एक्ट 1947 का संविधान सभा पर क्या प्रभाव पड़ा? तो भैया 3 प्रभाव पड़े, तीनों देखिए। पहला प्रभाव, भारत की जो संविधान सभा थी वो अब बन गई एक संप्रभु संस्था, सोवरेन, एक सोवरेन इंस्टीट्यूट बनकर उभरी। पहली बात क्या होता है वो बाद में बात करेंगे। नंबर 2, संविधान सभा की जो सीट संख्या थी 389, वो घट गई और घटकर रह गई 299। क्यों भाई? पाकिस्तान पृथक हो गया, तो पाकिस्तान इसी एरिया से ध्यान दिए ना, एक बार और अच्छी तरह बता रहा हूं मैं। ये एरिया पाकिस्तान में चला गया और ये वाला जो एरिया था पाकिस्तान में चला गया। इस एरिया से संविधान सभा के लिए जितने मेंबर्स आए हुए थे वो सभी चले गए पाकिस्तान की संविधान सभा में। इसलिए भारतीय संविधान सभा की जो सीट संख्या 389 थी वो डिक्लाइन कर गई और अब रह गई 299। तीसरा एक और प्रभाव पड़ा था, और वो प्रभाव ये था कि भारत की जो संविधान सभा थी उसने रूप ले लिया भारत की प्रथम संसद का। भारत की प्रथम संसद बन गई भारत की संविधान सभा। तीनों पॉइंट समझ, ये पॉइंट तो हमारी समझ में आ रहा है। ठीक, संप्रभु संस्था का मतलब क्या है? अब तक भारतीय संविधान सभा पर ऐसा आरोप लगाया जाता था कि भाई ये ब्रिटिश के नियमों के अनुसार, ब्रिटिश सरकार के आदेश के अनुसार बनी है, इसलिए यह एक ऐसी संस्था नहीं है जिसकी समस्त शक्तियां इसी में हो। मतलब ये सारे पर कार्य कर रही है ब्रिटिश सरकार की। अब 1947 का एक्ट पास हो गया, ब्रिटिश सरकार यहां से चली गई, ब्रिटिश जो अंग्रेज थे वो लोग चले गए। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब ये हुआ कि संविधान सभा की अब समस्त शक्तियां किसमें निहित हो गई? केवल संविधान सभा में ही निहित हो गई, और इसे कहा जाता है एक संप्रभु संस्था का होना। एक और एग्जाम्पल दे सकते, भारतीय प्रस्तावना में लिखा है कि भारत एक संप्रभुत्व संपन्न गणराज्य। संप्रभुत्व संपन्न का मतलब भारत का के बारे में निर्णय क्या होगा, कौन लेगा, ये भारत ही लेगा, दूसरी कोई सरकार नहीं निर्णय लेगी। ऐसी संस्था संप्रभु कहलाती है। यानी एक लाइन में समझ ले, संप्रभु का मतलब ये व्यक्ति ए संप्रभु माना जाएगा यदि इसके ऊपर कोई नहीं है, तब ये संप्रभु कहलाए। अब तक भारत की संविधान सभा संप्रभु नहीं थी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर थे ब्रिटिश सरकार। अब ब्रिटिश सरकार, भाई एक्ट 1947 पास हुआ, ब्रिटिश सरकार यहां से चली गई, अब संविधान सभा के ऊपर कोई नहीं है। इसका मतलब संविधान सभा अब कैसी संस्था बन गई? एक संप्रभु संस्था। ठीक है, यह समझे। अंग्रेज यहां से चले गए,
अब भारत का शासन कौन चलाएगा? अभी चुनाव हुए नहीं है, और चुनाव होंगे हमारे कब? 1951-52 में। भारत के पहले आम चुनाव 51-52 में होंगे। 1947 में अंग्रेज चले गए, उधर कत्लेआम मचा हुआ है। ऐसी स्थिति में इन 4 वर्षों में शासन कौन चलाएगा, भारत के लिए नियम कौन बनाएगा? इस सब को कार्य को करने के लिए 2 चीजें बनाई गई। एक तो हमें चाहिए क्या? संसद। और एक और चीज हमें चाहिए, वो सरकार। ध्यान नहीं होने जा, एक तो हमें संसद चाहिए, एक हमें सरकार चाहिए। इन 4 वर्षों के गैप को फिल करने के लिए, क्योंकि 1951-52 में तो हमारे चुनाव होंगे ही, फिर तो संसद और सरकार बनी जाएगी। तब जो संविधान सभा थी उसे ही बना दिया गया भारत की पहली संसद। तो संविधान सभा ने 2 कार्य किए हैं, एक संविधान निर्माण का कार्य किया है और एक भारत की पहली संसद के रूप में कार्य किया है। जब संविधान सभा, ध्यान दो, बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, जब संविधान सभा कार्य करती है संविधान निर्माण का, तब इसकी अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब संसद कार्य करती है, जब संविधान सभा कार्य करती है भारत के संसद के रूप में, तब इसकी अध्यक्षता करते हैं गणेश वासुदेव मावलंकर, जो फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष भी कहे जाते हैं। तो ये संसद एक ही है, लेकिन ये 2 कार्य कर रही है, एक संविधान निर्माण का कार्य कर रही है और एक 47 से 51 तक भारत की पहली संसद के रूप में कार्य कर रही है। ठीक है, अब एक सरकार और चाहिए हमें। यहां जो सरकार बनी, इस सरकार को कहते हैं अंतरिम मंत्रिमंडल। अभी शब्द को आगे, अंतरिम मंत्रिमंडल। ये सरकार ने कार्य किया है 51 तक, और 51 में चुनाव हुए, फिर जो सरकार बनी उसे क्या कहा जाता है? स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। ठीक है, तो अंतरिम मंत्रिमंडल क्या है और स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल क्या है? यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न इस तरह से आते हैं, अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री कौन थे? अंतरिम में और स्वतंत्र में। इस तरह से 2-3 तरह के प्रश्न बनते हैं, तो वो चीजें एकदम से क्लियर होनी चाहिए। फिलहाल अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने ये पढ़ा है कि एक्ट 1947 का संविधान सभा पर क्या प्रभाव पड़ा। तो संविधान सभा का एक्ट 1947 ने पूरा सिस्टम ही बदल दिया। सदस्य संख्या 299 रह गई, संविधान सभा बन गई संप्रभु संस्था, और संविधान सभा ने रूप ले लिया भारत की पहली संसद का। ठीक है, केवल ये 3 पॉइंट ध्यान में रखने हैं ना, लिखेंगे हेडिंग आ रहे। एक्ट 1947 का संविधान सभा पर प्रभाव। एक्ट 1947 का संविधान सभा पर प्रभाव। जैसे लाएंगे, निम्न 3 प्रभाव हुए। निम्न 3 प्रभाव हुए। नंबर 1, सदस्य संख्या 389 से घटकर, नंबर 1, सदस्य संख्या 389 से घटकर 299 रह गई। तीन सौ नवासी से घटकर 299 रह गई। नंबर 2, संविधान सभा एक संप्रभु, संविधान सभा एक संप्रभु संस्था बन गई। संविधान सभा एक संप्रभु संस्था बन गई। नंबर 3, संविधान सभा को भारत की पहली संसद, संविधान सभा को भारत की पहली संसद का रूप, संविधान सभा को भारत की पहली संसद का रूप दिया गया। भारत की पहली संसद का रूप दिया गया। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, महत्वपूर्ण तिथियां व तथ्य, महत्वपूर्ण डेट्स एंड फैक्ट्स।
चलो देख सब, इधर देखो, कैलेंडर महत्वपूर्ण तिथियां होता है। अच्छा, ये 4 डेट मैं नहीं लिख रहा हूं, दोबारा से नहीं लिख रहा हूं। 9 दिसंबर 1946, बोलो 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 और 22 जनवरी 1947। ये 4 डेट है तो सबकी तैयार है, इंपॉर्टेंट डेट्स है, इसलिए हम हेडिंग के रूप में डेट डाल रहे हैं। ध्यान दिए, पैराग्राफ में बीच में डेट ना लिख रहे कि तो एकदम गुमसुम रह जाए। हेडिंग के रूप में डेट इसलिए डाल रहे हैं कि डेट पर ज्यादा फोकस करना। ये 2-2 दिन के गैप पे 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर, और एक 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 इज लेस इंपॉर्टेंट देन 22 जुलाई 1947। 22 जनवरी 1947 कम महत्वपूर्ण है बजाय इसके, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। क्या हुआ था पता है सर को? राष्ट्रीय गांधी राष्ट्रगान, बहुत बढ़िया। राष्ट्रीय ध्वज है ना, ये ध्यान रखें ना, राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे, यानी जो तिरंगा था उसको मान्यता दी गई राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947। क्लियर? 22 जनवरी कई बार पूछा हुआ है। 22 जनवरी 1947 उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ संविधान सभा के द्वारा, जिसे प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946। क्लियर? और ये ठीक है, एक और डेट है 24 जनवरी 1950। क्या लास्ट मीटिंग, संविधान सभा की अंतिम मीटिंग हुई 24 जनवरी 1950। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में अपॉइंट किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत इन दोनों को मान्यता प्रदान की गई। ठीक है। 24 जनवरी 1950, 22 जनवरी 1947, 22 जुलाई 1947। क्लियर जाता? ठीक है। 26 जनवरी 1950 संविधान को पूर्णतः लागू किया। ठीक है, पूर्णतः लागू किया गया, इसका मतलब अंशतः लागू कभी दूसरी डेट में हुआ है ना, और वो है 26 नवंबर 1949। डेट इंपॉर्टेंट है दो वजह से। पहला, संविधान निर्माण का कार्य जो है ना वो पूर्ण हुआ, और संविधान को अंशतः मतलब कुछ आर्टिकल जो भारत की एकता अखंडता से संबंध रखते थे, उन 15 आर्टिकल्स को इसी दिन लागू कर दिया गया। लेकिन संविधान को पूर्णतः लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। इसके अलावा भी 1-2 डेट्स और हैं ना, बिनो तैयार करेंगे। कौन कौन सी? 26 जनवरी 1930 इंपॉर्टेंट या हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे दिसंबर 1929। दिसंबर 1929 कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है लाहौर में, और उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। कांग्रेस का अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929, जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की, और यहां प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय लिया, और पूर्ण स्वराज, ध्यान करिए, पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई यहां कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें केवल कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, आप जाइए, बस और कुछ नहीं चाहिए। 1929 की बात है, और यह निर्णय लिया गया कि हम मनाएंगे भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस। अब ये दिसंबर 1929 की बात है। दिसंबर के बाद आया जनवरी 1930, और जनवरी 1930 की डेट है 26 जनवरी 1930, और यहां जो प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने का हमने निर्णय लिया था उसे मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। तिरंगा फहराया गया, क्योंकि लाहौर अधिवेशन था, इसलिए लाहौर की इंपॉर्टेंट नदी थी रावी, रावी नदी के तट पर तिरंगा फहरा के प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया इस डेट में 26 जनवरी 1930 को। चूंकि 26 जनवरी डेट यादगार रहे, उसलिए हमने संविधान को लागू किया 26 जनवरी 1950। क्लियर? तो 4 डेट्स तो अपनी ये है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके अलावा कुछ डेट्स ये हैं जिनको तैयार रखना है। अगर आप इतनी डेट्स तैयार नहीं कर पाए तो फिर क्या व्यवस्था है? व्याय जरूर। हाँ बिल्कुल। कौन सा हुआ?
जो अंतिम मीटिंग है ना, ऐसा पूछा गया अंतिम मीटिंग कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। तो वो अपन आराम से वहां से आंसर लगा सकते थे। तहसीलदार की नियुक्ति कौन करता है, राजस्व मंडल के द्वारा की जाती है ना, वहां पे कई लोग आरपीएससी लगा के आए है ना, वो आरपीएससी गलत है, राजस्व मंडल है, रेवेन्यू बोर्ड। खैर लिखे नहीं प्रश्न, तो अब आप देखो प्रश्न कहीं मतलब ऐसे हवा में नहीं पूछे जाते हैं, मतलब जीके वो ना जो आप समझ रहे हैं। आपने कहा सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान का मतलब ये नहीं कि जनरल नॉलेज होनी चाहिए है, ये जीके का भी एक क्राइटेरिया है, वो वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे तो पूछे ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी भी मंदिर को उठा के वो पूछ ले, नहीं, जो मंदिर कोई ना कोई बात वजह से कोई चर्चा में है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो पूछा जाए। है वो 24 जनवरी क्यों पूछी, 21 जनवरी क्यों नहीं पूछी, भाई कछू तो भाव होगा 21 जनवरी को। ऐसा तो नहीं है कि 21 जनवरी को पृथ्वी बिल्कुल शांत रही है, घूर्णन भी नहीं किया है, ऐसा तो नहीं। लेकिन कुछ ऐसा नहीं किया है जिसकी वजह से 21 जनवरी को याद रखा जाए। क्यों याद रखें हम बेकार में, है? अपने सभी पूर्वजों को क्या हम याद रखते हैं, या सभी पूर्वजों के फोटो टंगे हुए हैं कमरे में, नहीं है ना, है? उन पूर्वजों के फोटो टंगे हुए हैं जिन्होंने कुछ किया है, चाहे वो नकारात्मक रूप से किया है या सकारात्मक रूप से किया है ना, उन्हीं को हम लोग याद करते हैं कि नहीं है? तो हर चीज को याद करना जरूरी नहीं। खैर लिखेंगे महत्वपूर्ण तिथियां, और यहां से शुरू करें ना। 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता दी। 22 जुलाई 1900, अभी अपनी जो वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो ना, वो भी अपन क्लास वीडियो है एकदम, आराम से तुम बैठ के चालू करके और नोट्स भी बना सकते हैं चाहे तो, है ना, क्योंकि अपन जिस तरह से यहाँ क्लास ले रहे हैं सेम टू सेम रिकॉर्ड करते हैं। खैर 22 जुलाई 1947 डैश लाके लिखेंगे, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता दी गई। तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता दी गई। नेक्स्ट 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी, और दूर दूर लिखे हो ना, बहुत ज्यादा डेंस घने मत लिखिए, नहीं फिर वो समझ में नहीं आएंगी चीजें। 24 जनवरी 1950 है ना, या लिख ले तो अभी RAS 2000 प्री 2023, 24 जनवरी 1950 डैश लाके लिखेंगे। संविधान सभा की अंतिम मीटिंग, अंतिम बैठक, पहली बैठक तो अपन को पता ही है 9 दिसंबर 1940 है ना, अंतिम मीटिंग 24 जनवरी 1950 अंतिम मीटिंग। अगला पॉइंट यही में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को मान्यता दी गई, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को मान्यता दी गई। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को मान्यता दी गई। और एक और पॉइंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। नेक्स्ट 26 जनवरी 1950 संविधान पूर्णतः लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 संविधान पूर्णतः लागू हुआ। 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 डैश संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण हुआ। संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण हुआ तथा संविधान के महत्वपूर्ण 15 अनुच्छेदों को, यहां थोड़ा डिफरेंस मिल सकता है, किसी बुक्स में कुछ लिखा है 18 लिखा है, किसी में 15 लिखा है, और 15 सही है। 15 अनुच्छेदों को लागू कर दिया, महत्वपूर्ण 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया। ठीक है, कौन से रह गए? 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930
जैसा लाएंगे 26 जनवरी 1930 जैसा लाएंगे रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराकर, रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराकर भारत का पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया। तिरंगा फहराकर भारत का पहला स्वाधीनता दिवस, पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट, दिसंबर 1929, दिसंबर 1929 जैसा लिखेंगे जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, दिसंबर 1929 जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन हुआ, लाहौर अधिवेशन हुआ जिसमें, जिसमें पूर्ण स्वराज, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। वह भारत का पहला स्वाधीनता दिवस, पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई, वह भारत का पहला स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय लिया, स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय लिया। एक प्रश्न लिखें, संविधान निर्माण, संविधान निर्माण का कार्य, संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण हुआ, संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण हुआ। ए, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, बी, कार्तिक कृष्ण अष्टमी, सी, मार्गशीर्ष कृष्ण सप्तमी, और डी, फाल्गुन कृष्ण अष्टमी। ठीक है, लगा दें, कोई दिक्कत ना? क्या भी राइट आंसर? ए, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006। इसका मतलब ये नहीं है कि सब डेटों की हमें हिंदी आनी चाहिए, है ना, क्योंकि इसका उल्लेख प्रस्तावना में है ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा जा चुका है यहां से, तो सीधा डायरेक्ट लिख लें, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006। अब इधर देखिए, 1949, 1949, 26 नवंबर 1949, तो यहां 57 साल का डिफरेंस रहता है, 57 प्लस कर दें तो अपन विक्रम संवत पर पहुंच जाए ना, तो यहां से वो निकल के आ गया क्या, 2006। तो ये तो अपन कर ही लें। बाकी हिंदी महीनों को व्यक्त करने के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है, एक माह, एक पक्ष और एक तिथि, है ना। हमारे पास 15 तिथियां हैं, 1 से 15 तक। हमारे पास 2 पक्ष हैं और हमारे पास 12 माह है। तो हिंदी में अगर हम किसी डेट को अभिव्यक्त करना है तो उसे अपन कैसे करेंगे, पक्ष 2, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष शुरुआत, महीने के शुरुआत में जो होता है वो कृष्ण पक्ष होता है,
और महीने के बाद में जो होता है वो शुक्ल पक्ष होता है। ठीक है, तिथि जैसे अपन अभी बात कर रहे हैं माह मार्गशीर्ष, फिर पक्ष लेंगे शुक्ल पक्ष, और फिर तिथि लेंगे सप्तमी ना। तो तीन चीजें आएंगी, माह हो गया, पक्ष हो गया और तिथि हो गई। शुक्ल पक्ष ज्यादा सही माना जाता है ना। अभी हिंदी माहों में देखें तो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, ये क्या है? फर्स्ट डे ऑफ द ईयर है ना। हिंदी में फर्स्ट डे ऑफ द ईयर चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। लेकिन अपन नववर्ष नहीं मनाते, हिंदी नववर्ष इस डेट में नहीं मनाते, क्योंकि कृष्ण पक्ष को हम ठीक नहीं मानते है ना। कृष्ण पक्ष एक ये अंधेरे का पक्ष है, तो मतलब इसमें जो बढ़िया काम है ना वो इस पक्ष में नहीं होने चाहिए। इसलिए अपन नववर्ष मनाते हैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, है ना, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। तो यहाँ से वो प्रश्न पूछता है कि हिंदी महीनों में नववर्ष किस डेट में मनाया जाता है, तो वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। खैर ये चीजें ये याद रहेगा आपको, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006। ठीक है, यहाँ तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट अगली क्लास में देखेंगे। फिलहाल इसको बंद करेंगे और ज्योग्राफी में देखें कहाँ तक पहुंची है और क्या स्थिति चल रही है। अभी आप शाम को तो आपने पूरे दिन पूरी रात पार्टी करी है, तो फिर वो अभी तो होश में ही ना आता तुम्हें।